अस्सलाम वालेकुम। इंग्लैंड ने भाई आखिरकार टेस्ट मैच जीत लिया है, फोर्थ टेस्ट एशेज का। और 2011 के बाद ये कहा जा रहा है कि ये पहला टेस्ट मैच है जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो इंग्लैंड ने जीता है। तो बहुत बड़ी विक्ट्री है, एक तरीके से मेमोरेबल विक्ट्री भी है, क्योंकि 3 मैच में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने दबा दिया था इनको पूरी तरह, इन्होंने इस बार बहुत ही एक तरह से कह लो कि गैलेंट एफर्ट की है और अपनी जगह जो है वो फोर्थ टेस्ट मैच में बनाई है। अम, ये जो टेस्ट मैच है ना, इसमें पिच के बारे में पहले तो मैं बता दूं कि पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और स्मिथ और जो आपका बेन स्टोक्स है, दोनों ने ये बात की है कि पिच जो है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी थी। 2 मैच दिन के अंदर टेस्ट मैच ख़त्म हो जाना बहुत अजीब सी चीज़ है। जैसे पाकिस्तान में होता है कि पाकिस्तान में या इंडिया में होता है कि 2 मैच के दिन के अंदर या 2.5 दिन के अंदर मैच खत्म होता है, तो सब बोलते हैं कि जी किस तरीके की पिच है। तो इसी तरीके से अगर आप फास्ट बॉलिंग पिच भी ऐसी बना दोगे जो कि 2 दिन के अंदर सब खत्म हो जाए और किसी को बैट्समैन को खड़े होने का मौका ही ना लगे, तो उस पर भी एतराज उठेगा। तो दोनों ने एक तरीके से सॉफ्ट अंदाज में कंप्लेन किसी कर दी, लेकिन बहरहाल प्रोफेशनल हैं, उन्होंने कहा अभी जैसी विकेट मिली, जब एक दफा अंदर चले गए तो खेलना ही खेलना है। तो बहरहाल खैर पिच मिली दोनों को एक ही थी। इस हिसाब से अगर आप देखो तो इंग्लैंड बेहतर खेला। पहली इनिंग में इन्होंने 150 पे ऑल आउट कर दिया था और मुझे उस वक्त लग रहा था कि इंग्लैंड गेम के अंदर आ गया। उसके बाद इन्होंने ऐसी हरकत की है कि 110 के ऊपर पूरी टीम ऑल आउट होकर चली गई। 150 में भी 40 रन की लीड दे दी। मैंने अपना सर पकड़ लिया, मैंने बोला यार खुदा की कसम ये शायद इस लायक ही नहीं है कि ये जीते। ये जीतने के माइंड से आए ही नहीं है, इनको कुछ नहीं करना। उसके बाद फिर आज इन्होंने 132 पे ऑल आउट किया है इंग्लैंड को फिर, और टोटल 175 का टारगेट ले लिया। मैं सुबह मैच देख रहा था और मैंने देखा कि इन्होंने 132 पे ऑल आउट कर दिया और इंडिया की इंग्लैंड की बैटिंग शुरू हो गई। सुबह के कोई 8:30, 7:30, 7, 7:30 या 8 बज गए थे। ठीक है ना, 8 बजे तक मैच देखने के बाद मैं सो गया। उसके बाद जब मैं सो रहा था ना, तो मेरे ध्यान में एक चीज चल रही थी कि इंग्लैंड को क्या करना चाहिए यहाँ से। तो मेरे ध्यान में यही बात आ रही थी बार बार कि बेस्ट तरीका यही होगा कि इंग्लैंड वो करे जिसके लिए मशहूर है और जो इनको आता है वो है बेसबॉल। और बेसबॉल क्या है जी, हर बॉल को स्ट्राइक करने जाओ, जो बॉल मिल जाए जोन में मार दो। रोकने की गेम, सेट होने की गेम शायद पहले पहले टेस्ट मैचेस में होगी, इसमें नहीं थी। इसमें बिल्कुल सही गए ये। 175 का टारगेट था, 350 नहीं था। तो उसमें अगर आपने 10 बॉलिंग खेली हैं और 15-20 रन, 25 रन बना लिए, तो आप अच्छा कंट्रीब्यूशन देके जा रहे हो जीतने के लिए। बरक्स इसके कि आप 20 बॉलें खेल लो और आपके 5 रन है और आप सेट होने की कोशिश करो। 2 दिन में 20 आउट हो गए, 20 आउट हुए, 15 आउट हुए, कोई 20 या 25 आउट हुए। 2 इनिंग पहले खत्म हुई है, फिर ये वाली भी इनिंग भी तकरीबन 6 आउट हुए। तो इतने लोग आउट होने के बाद जो है, अगर कोई ये कहे कि हम इनिंग पे हम इस इनिंग में सेट होने आए हैं, तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं हो सकती। कोई सेट नहीं हो रहा था। जिसने 40 बॉलें या 50 बॉलें भी खेली वो भी सेट नहीं हो रहा था। ट्रेविस हेड ने आज 40 रन बनाए हैं, जो कि इस बाय द वे इस मैच का सबसे बड़ा स्कोर था। 46 सबसे बड़ा स्कोर था। इससे पहले हैरी ब्रूक ने 41 बनाए थे पहली इनिंग में, लेकिन इसने 46 बनाए थे। ये पूरे मैच का सबसे बड़ा स्कोर है 46। तो 46 रन में इसने 67 बॉल्स खेली, और 67 बॉल्स खेल के जिस बॉल पे ये आउट हुआ है, कोई ये नहीं कह सकता ये सेट हुआ हुआ था। तो इस पिच का जो फॉर्मूला था ना, वो यही था कि भाई अगर आपको मिल गई हैं 15 बॉलें, तो 15 बॉलों में 25-30 कर दो। ये मुझे इस पिच का फॉर्मूला समझ में आया। ये मैं सोच के सोया था कि यार मुझे लग रहा है कि यही करेगी ना इंग्लैंड, को चांस है जीतने का। लेकिन अगर ये चले गए कि जरा हम पिच समझ लें, जरा हम सेट हो जाएं और अपना गेम चेंज कर दें, कहीं ये इस अगर जोन में चले गए, तो ये मैच भी हाथ से निकल जाएगा। 175 करना ही मुश्किल कर देगी ऑस्ट्रेलियन के लिए। लेकिन मेरा ख्याल है सेंस प्रिवेल करी और ये मैच इंग्लैंड की अपनी बैटिंग स्टाइल को सूट कर गया। ये मैच ही 175 का था।
प्रिटी मच लाइक जैसे आप एक T20 का स्कोर होता है 170 180, तो ये रन बॉल गए हैं और उन्होंने रन बॉल मारा है 33 ओवरों में पूरा कर दिया उन्होंने 175, ऑलमोस्ट रन बॉल 5-6 रन पर ओवर, 5 रन पर ओवर कर लो, 5.5। तो ये बिल्कुल सही बैटिंग स्टाइल था जो उन्होंने फॉलो किया। और दूसरा ये कि अगर आप हम एक चीज बोले ना, बैटिंग तो किसी से भी नहीं हो रही थी, ना इनसे हो रही थी ना उनसे हो रही थी। अगर इस मैच को में इंग्लैंड को कोई चीज जिसने मैच जितवाया है ना, वो इनकी बॉलिंग है। ये कभी भी अच्छी बॉलिंग करके मैचेस नहीं जीत रहे। पहले शुरू का मैच निकाल लो, दूसरा मैच निकाल लो और तीसरा मैच निकाल लो, बैटिंग में डिसिप्लिन, बॉलिंग में डिसिप्लिन था ही नहीं। ठीक है। उसके बाद इस मैच में अगर आओ तो इन्होंने लाइन पकड़ी, इन्होंने सही डिसिप्लिन से बॉल करी, सही एरियाज में बॉल करी और कंसिस्टेंटली करते रहे। जैसे जैसे कंसिस्टेंटली बॉल करते रहे, इनको वहां से खुद ही विकेटें, ऑस्ट्रेलिया खुद ही गलती कर रहा था, इनको कुछ करना नहीं पड़ा खास ज्यादा। इस मैच में और बाकी मैच में, एक मैच में बीच में इन्होंने शायद खिलाया भी था जॉर्ज टंग को, लेकिन इस मैच में जो सही डिफरेंस डाला ना जिस बंदे ने, वो जिसने आपको कंसिस्टेंसी दी है और लाइन से 6-7 ओवर भी दे रहा था वो, यानी फिट भी पूरा था, पेस भी पूरा था, स्विंग भी पूरा था और कंट्रोल भी पूरा था, वो था भाई जॉर्ज टंग। जॉर्ज टंग वॉज द मेन डिफरेंस इन द मैच। पहले इनिंग में उसने 5 जो आउट किए ना, बहुत मैच सेट करके दिया इनको। और दूसरे इनिंग में भी आके 2 आउट किए। और इस इनिंग की सबसे अच्छी बॉलिंग अगर की है तो वो ब्राइडन कार्स ने की है, 4 विकेट ली। और सबसे मेन बॉल बैट्समैन को खा गया, पहली विकेट जिसके बगैर शायद ये जीत ही नहीं सकते थे, वो था ट्रेविस हेड। जब वो आउट हुआ है तो मुझे लग गया था कि यार 10 से 20-25% तो इन्होंने कमर तोड़ दी ऑस्ट्रेलिया की। मुझे ये सेंस हो गया, क्योंकि इसके बाद जितने भी बैट्समैन है ना, ये सब कोई अपनी 100% पोटेंशियल पे नहीं है। स्टीव स्मिथ भी ठीक है, अच्छा खेल रहा है, मगर वो कोई अभी वो वैसा वाला स्टीव स्मिथ नहीं है कि वो जो पहले होता था, हर 3 मैच में 100, हर 4 मैच में 100, वो हर 4 इनिंग में 100, वो वाला स्टीव स्मिथ नहीं है। वो थोड़ा सा मुश्किल होती है, उसको सेट होने में वक्त लगता है, थोड़ा टाइम लेता है। तो ये ये जो इनिंग, ये जो टीम है, इसमें ऑस्ट्रेलिया की जो अपनी जो बैटिंग लाइनअप है, ये भी कोई मजबूत नहीं है। अगर आप सिर्फ जगह पे बॉल कर ले, इंग्लैंड का प्रॉब्लम क्या है, बॉल जगह पे नहीं करनी आई भाई, तीन तीन टेस्ट मैच, इस वजह से 3 मैचेस निकाल दिए। आपकी बैटिंग बुरी थी, उनकी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके यहाँ क्या हो रहा था, कोई 1 या 2 बंदा खड़ा होता था, वो पूरे 11 का स्कोर करके निकल जाता था। उनके भी कोई 8-10 बंदे रन नहीं कर रहे थे। एक मैच था गावा वाला जिसमें सबने 50-40, 50-40, 50 किया, लेकिन उसके अलावा कोई भी इनका जो है वो पूरी इनिंग नहीं खेल रहा। 11 में 2 आदमी रन करते हैं और मैच को खत्म की तरफ ले जाते हैं। ये कर रहा था ऑस्ट्रेलिया। आपने क्या करना था, आपने सिर्फ डिसिप्लिन बॉलिंग करनी थी ताकि इनके बॉलर बैट्समैनों को पकड़ो। मार्नस लेबुशेन पूरी सीरीज में अभी तक रन नहीं किए, शायद एक आधा 50 होगा, कोई रन वन नहीं किए। जेक वेदरल वो नया है, उसने 1 50 शायद 2 50 किए होंगे, उससे भी कोई खास ज्यादा रन नहीं हुए। उसके बाद फिर स्टीव स्मिथ आ जाओ, उसने अच्छा खेला है, एक आधी इनिंग 2 इनिंग अच्छी खेली है, लेकिन वो भी कोई बहुत बड़ा कोई 100-150 नहीं कर गया। ठीक है ना। एक एक ले दे के सिर्फ ट्रेविस हेड था, और एलेक्स कैरी ने भी एक मैच में खेला एडिलेड में, ले दे के सिर्फ एक ट्रेविस हेड था जो हर जगह इनको ठोक रहा था। ठीक है ना। तो इनकी बैटिंग स्ट्रेंथ तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका ही यही था कि भाई एक जगह पे रखो, ये खुद देंगे विकेटें। ठीक है। अब इस टीम में और ऑस्ट्रेलिया की टीम में और इंग्लैंड की टीम में, दोनों में वो वाले प्लेयर जो कि कहते हैं ना कि जी हम सेट हो जाएं फिर हम अपनी गेम खोलेंगे, वो सारे फेल हुए हैं। और उनकी गेम नहीं थी यहाँ पे। मिसाल के तौर पे इंग्लैंड में है जो रूट, सेट होते हैं पहले। 28 बॉलें आज खेली हैं इसने, जो रूट ने कितनी खेली हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसने आज 28 बॉलें 38 बॉलें खेली, 38 बॉलों में से 15 रन बनाए। अब बाकी अगर बैट्समैनों को देखो, डकेट 26 बॉलों पे 34, तेज बॉलों से ज्यादा रन कर गया। 26 बॉलें मिली, इससे ज्यादा खेलने नहीं दी ऑस्ट्रेलिया ने भी। जैक क्रॉली
48 बॉलें मिली, 37 रन कर दिए, वो भी 70-80 के रन रेट से खेला, स्ट्राइक रेट से। जेकब बैथेल वाज द डिफरेंस, 46 बॉलों पे आया, 40 रन किए, जो उसकी एक्चुअल गेम थी वो उस पे ही रहा, उसने चेंज नहीं की। अब ये जिसने भी मशवरा दिया था ना, वो बिल्कुल ठीक था कि भाई तू ओली पोप नहीं बनेगा क्योंकि तू वन डाउन जा रहा है या टू डाउन जा रहा है, तू अपनी गेम खेलेगा जो तुझे आती है। और उसने वही खेली और वही डिफरेंस क्रिएट कर गई। 40 रन 175 के मैच में 40 रन करना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और वो इसीलिए हुआ क्योंकि वो तेज गया खेलने। तो जेकब बैथेल ने बहुत इंपॉर्टेंट नॉक खेली ये अगले टेस्ट मैच में, तो खेलता ही खेलता। हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूँ ये कोई पूरा टेस्ट प्लेयर नहीं है, ये हर जगह स्ट्रगल कराएगा आपको, लेकिन ये भी दूसरे हैरी ब्रूक हैं, समझ रहे हो ना। ये 30-40 रन करेंगे, ये फिर ऐसा शॉट देंगे, अव्वल तो कर ही नहीं पाएंगे 30-40, लेकिन अगर कभी कर गए तो ये ऐसे ही शॉट मार के आउट होंगे जैसे आउट हुए, विकेट छोड़ी और यूं कवर पे रख के मारा, कैच दे दिया, बिल्कुल ऐसा टी लग रहा था T20 चल रही है। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया जेकब बैथेल ने। हैरी ब्रूक बिल्कुल सही अप्रोच से गया था। इनको ऑस्ट्रेलिया को रोकने से तो रोक, ये तो खेलने नहीं देते ना, इनको आप डिफेंस पे आ जाओ तो खेलने नहीं देते। वो सही अटैक पे गया इस पे। और ये स्टाइल, मैं अगर 350 का मैच होता या 350 का मैच होता ना, तो मैं कभी नहीं कहता कि यार इनको बेसबॉल खेलनी चाहिए, लेकिन 175 इनको सूट कर रहा था कि ये खेलें बेसबॉल। अगर ये हल्के खेलते हैं तो ये 100 पे गए थे। अच्छा हुआ इन्होंने सही अप्रोच ली और मारते हुए गए। अगर आपको 15 बॉलें मिलनी है, 25 रन करो, जाओ। वो 25 रन कंट्रीब्यूशन है, ना आगे 15 बॉलें खेली हैं, 2 रन हुए हैं, अभी सेट हो रहे हैं और पता चला उसी में आउट हो गए। तो ये बहुत मुझे सही लगी चीज, जिसने भी इनको ये मशवरा दिया था बिल्कुल ठीक था। दूसरा ये कि इनके खेलते खेलते भी विकेटें जा रही थी, खेलते जा रहे थे विकेटें जा रही, पहली विकेट बस लंबी तरह चली 50 रन में, बाकी उसके बाद सारी विकेटें थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद गिरते ही जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर दोनों ने, टीम्स ने अपनी टेल में ना बैट्समैन एंड तक लिया है। उस ये इंग्लैंड की अप्रोच मुझे सही लगी कि इन्होंने, अभी जेमी स्मिथ था, जेमी स्मिथ के बाद भी विल जैक्स था, और विल जैक्स के बाद भी गस एटकिंसन था। एटकिंसन का मुझे पता नहीं है कि वो इंजर्ड हुआ है तो उसके पैर में क्या है, क्योंकि उसने बॉलिंग छोड़ दी थी। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 6 आउट होने के बाद भी अभी विल जैक्स बैठा हुआ था पीछे। ऐसा नहीं है कि ये आउट में से कोई आउट हो जाता तो अभी स्कोर नहीं हो जाता, स्कोर अभी भी हो जाता। तो ये बैटिंग लाइनअप भी सही था और ये बैटिंग स्टाइल इंग्लैंड को सूट कर गया। क्या क्या ये कहना ठीक होगा कि इंग्लैंड की टीम टेस्ट की अच्छी हो गई? नो, बिल्कुल भी नहीं। इनकी बॉलिंग अच्छी थी, इसकी वजह से इनका बैटिंग स्टाइल इनको सूट कर गया छोटा स्कोर पे। लगेगा ना 350 तो ये जाएंगे फिर 200 पे। सिर्फ फर्क इतना है कि इनको स्कोर कम मिला और उसकी वजह अच्छी बॉलिंग थी। ये तो हो गई इनकी बॉलिंग की पूरी बात। मैंने अपनी एक वीडियो में इससे पहले भी जॉश टंग की तारीफ की थी और मेरी उस वीडियो पे 30-35 व्यूज आए थे, किसी ने देखी नहीं वीडियो, ज्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज भाई ने मैन ऑफ द मैच मार दिया। मैंने इस वीडियो में क्या कहा था? मैंने इस वीडियो में ये कहा था कि ये वो बॉलर है जो कि बहुत रेयर बॉलर्स होते हैं जो ना ऊपर से लाके अपनी रिस्ट से पेस जनरेट करते हैं। एक तो वो बॉलर होते हैं जो पीछे से आते हैं और शोल्डर मारते हैं अपना, ठीक है ना। ज्यादातर बॉलर शोल्डर से आते हैं या मोमेंटम से आते हैं और हाथ हाथ से बॉल करते हैं। तो जो ये शोल्डर वाले बॉलर होते हैं ना, ठीक है, इनका स्विंग हवा में रीड होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बॉलर जो है वो सीम को यूं अंदर लेके आ रहा है, तो जब वो शोल्डर यूं मारेगा तो बैट्समैन रीड कर लेगा इसकी बॉल और शोल्डर कहाँ जा रहा है, मुझे वहीं जाना है, ठीक है। ये डिफरेंट है। ये है रिस्ट बॉलर। अच्छा, रिस्ट बॉलर कितने हैं दुनिया में? जरा एक नाम लेते हैं, मैं सबके तो नहीं ले सकता लेकिन जितने मेरे जहन में कॉल हो रहे हैं मैं उनके नाम ले लेता हूँ। पुराने जमाने में एक होता था कर्टनी वॉल्श, 400 विकेटों का बॉलर है भाई टेस्ट में, और उसके सारे डिसमिसल्स पीछे जाके देख लेना, जॉश टंग की तरह होते हैं। वही यूं एज निकली राइट हैंड को और कैच हो गया, कितने डिसमिसल उसके ऐसे ही हैं टेस्ट में। अगर किसी को शक है ना, कर्टनी वॉश के डिसमिसल निकालो पीछे से, यही बॉलिंग करता था वो, बिल्कुल बिल्कुल यही बॉलिंग स्टाइल था। तो एक तो कर्टनी वॉश था, वो हाथ हवा में लाके यूं मारता था बॉल, हल्का सा बॉल बाहर निकलता था, एज होता था आउट।
सेम कर्टली एम्ब्रोज का, वो भी ये करता था, लेकिन कर्टली एम्ब्रोज की क्वालिटी ये थी, वो अंदर भी लाता था, लेकिन वो था वो भी रिस्ट का बॉलर। जसप्रीत बुमराह, सबसे बड़ा तो नाम कोई नहीं है अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में। रिस्ट मारता है, रिस्ट से ही बॉल अंदर जाता है, रिस्ट से ही पड़ के बॉल बाहर निकलता है। ठीक है। जॉश टंग भी उसी कैटेगरी का। अच्छा, अभी रिसेंटली, अगर अभी की क्रिकेट में बात करो तो जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर खुद क्या है, वो भी रिस्ट का ही बॉलर है। हल्का सा रनअप लेकर आता है और ये जो अपना जो मारता है रिस्ट, तो यहाँ से उसका बॉल स्पीड लेता है। बायो मैकेनिक्स में भी दिखाया था उसका कि उसकी जो सही पेस जनरेट हो रही है वो रिस्ट से ही जनरेट होती है। यहाँ तक तो बहुत हल्का आर्म है, यहाँ से रिस्ट से पेस जनरेट करता है। यहाँ से जॉश टंग का जो है, यहाँ से पेस कम जनरेट हो रहा है क्योंकि उसकी स्पीड कम है, 140। अगर तो ये यहाँ से थोड़ी सी ज्यादा और पेस जनरेट कर ले, सिर्फ यहाँ से रिस्ट के साइड से, तो बायो मैकेनिक्स में, मैं नहीं कह रहा भाई, मैंने ऑस्ट्रेलिया में बायो मैकेनिक्स का जो वो दिखाते हैं विजुअल, उसमें देख के देखा था कि आमतौर पे जैसे जोफ्रा आर्चर वगैरह होते हैं, इनकी शायद 50-60 के आसपास होती है, जो यहाँ से रिस्ट से जनरेट होती है, जिसकी वजह से वो 150 प्लस जाता है। ठीक है। जॉश टंग का अराउंड 40 था यहाँ से। अगर ये कोई इसको ये समझाए कि भाई तू अगर अपनी रिस्ट से थोड़ा सा ज्यादा पेस जनरेट कर ले, थोड़ा सा भी ज्यादा, 5% भी ज्यादा, फिर 40 है, 45%, 45 भी अपनी अगर रिस्ट मार दे, तो आपकी पेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सिर्फ रिस्ट काफी है, पीछे से रनअप ना भी लेके आओ तो रिस्ट मारेगी आपकी। तो मेरा मकसद कहने का ये था कि मैंने इस बॉलर में वो चीज देखी थी कि ये अपनी रिस्ट से अगर बॉल बाहर निकालेगा, तो भैया बहुत कम बैट्समैन है जो ऐसे लंबे बॉलरों के रिस्ट, ये जो आउट स्विंगर होते हैं, इसको इससे बच जाएं, बहुत मुश्किल है। मैंने उस वक्त इसीलिए कहा था कि भाई ये, मैंने अपने क्लिप में ये यहाँ तक बात कह दी थी कि ये इंग्लैंड को बड़ी बड़ी फतूहात दिलाएगा, ये मेरा क्लिप काट के रख लो, मैंने यहाँ तक कही थी बात। और भाई ने पहला मैच निकाल दिया और मैन ऑफ द मैच हो गया। ये वो बॉलर है भाई, ये टेस्ट से बाहर नहीं होता। मैं साफ सी बात बता रहा हूँ, आपको टेस्ट के बॉलर्स बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और टेस्ट के बॉलर्स बनाने पड़ते हैं। होगा शायद कुछ कुछ कंडीशन में नहीं चल पाए, शायद इंडिया में ना चले, शायद पाकिस्तान में नहीं चल पाएगा, लेकिन जो आपकी ये वाली कंट्रीज हैं, इंग्लैंड खुद, और साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, और ये आपका जो ओशियाना कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भाई ये विकेटों की लाइन लगा देगा। और बहुत बड़ा बॉलर है ये। अभी इसका ज्यादा देखा नहीं है लोगों ने, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये आगे जाके बहुत विकेटें लेगा। सिर्फ इसको एक चीज अपनी रखनी है पूरी, और वो ये है कि ये अपनी बॉल का कंट्रोल, एक्यूरेसी और दोनों स्विंग डेवलप रखे। बाहर वाला तो अच्छा कर रहा है, अंदर वाला भी, इसका एक बॉल हुआ था जिसमें इसने स्टीव स्मिथ को बोल्ड मारा पहले मैच में, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उस पर इसको थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा ताकि वो और एक्यूरेट हो जाए, ताकि ये फिर अपनी विल पे आउट आउट करेगा। फिर ये एक बॉल बाहर निकलेगा, एक अंदर आएगा, अंदर वाला बॉल रीड ही कोई नहीं कर सकता, सब एलबीडब्ल्यू पे बोल्ड होंगे। तो बहुत बड़ा बॉलर है भाई ये। और दूसरा जो इनका बॉलर है जिसने अच्छी बॉलिंग करी है, ब्राइडन कार्स। ब्राइडन कार्स ने यार सबसे ज्यादा मेन प्लेयर्स को आउट किया। जितने इनके मेन प्लेयर्स थे ना, पहला तो था ट्रेविस हेड, दूसरा था इनका एलेक्स कैरी, तीसरा था माइकल नीसन। माइकल नीसन तो चलो बॉलर था, और चौथा तो था मिचेल स्टार्क। मैं तो मिचेल स्टार्क को बड़ी विकेट ही बोलूंगा भाई। जितने रन इसने मारे हैं इंग्लैंड को, मैं तो बड़ी विकेट ही बोलूंगा, चाहे बॉलर बोलो जो भी बोलो। भाई ये आराम से 30-35-40 रन लगा देता है, तो मेरे हिसाब से तो बड़ी विकेट थी है। तो और बहुत जल्दी जल्दी निकाली है इसने ये विकेटें। और इनके अलावा जो एक बड़ी विकेट दूसरी इनिंग में ले गया, वो था जॉश टंग। एक उसको क्या नाम है, एक तो मानस लबुशेन, वो ठीक है, वो इतनी बड़ी अच्छी फॉर्म में नहीं था, लेकिन मेन विकेट जो थी वो उस्मान ख्वाजा की थी। उस्मान ख्वाजा आया है और 2 बॉलों पे निकल गया। कभी देखा है उस्मान ख्वाजा को 2 बॉलों पे आउट होता है? बहुत मुश्किल आउट होता है वो, बहुत जल्दी आ भी रहा है मिडिल ओवर में, बॉल भी चलो स्विंग हो रहा है, पर वैसा स्विंग तो नहीं हो रहा जो स्विंग ये खेलता है नए बॉल से ऊपर एज एन ओपनर, उतना तो स्विंग नहीं था। तो उसको जो उसने बाउंसर मारा है, ये बाउंसर पे बिल्कुल ट्रैप हो गया था, उसको नहीं समझ में आया बाउंसर। और ख्वाजा की बहुत अच्छी विकेट ली थी जॉर्ज टंग ने।
तो यही दो एक इम्पैक्ट बॉलर्स थे, बाकी बेन स्टोक्स ने भी 3 आउट किए, बड़े अच्छी बॉलिंग करी है उसको, जेक वेदरल को बोल्ड मारा था, तो अच्छी बॉलिंग करी, सबने अच्छी बॉलिंग करी है। बेसिकली कस एटकिंसन इंजर्ड हो गया था बाय द वे, तो इन तीनों ने ही पूरी बॉलिंग निकाली है। लेकिन जो एक की थी वो यही थी कि भाई सब जो है ना एक्यूरेट थे। ठीक है, वेस्ट पिच सपोर्ट करे तो पिच तो ऑस्ट्रेलिया को भी सपोर्ट कर रही थी ना, ये तो आर्ग्यूमेंट होना ही नहीं चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया पहली दो इनिंग्स में आगे था, तो ये भी कोई बात नहीं बनती। ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि बॉलिंग जो है ना उसकी एक्यूरेसी ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रॉब्लम बनी है। और ऑस्ट्रेलिया क्योंकि अपनी पिचेस पे दूसरी टीम से ज़्यादा एक्यूरेट हमेशा से रहा है, तो इसलिए हमेशा जल्दी आउट कर लेता है सामने वालों को, खुद बेहतर खेल लेते हैं क्योंकि वहीं खेलते हैं। लेकिन आज जो है ना स्टोरी थोड़ी सी पलटी। आज इंग्लैंड ने इनको बहुत ट्रबल किया नए बॉल से। नए बॉल तो क्या, बल्कि मैं कहूँगा भाई ये कौन सी विकेटें हैं, 30-30 35-35 ओवर तक बॉल स्विंग हो जा रहा है, बॉल स्विंग हो जा रहा है, 35 ओवर हो गए, बॉल स्विंग हो रहा है, नाच रहा है बॉल बिल्कुल ना। तो खैर बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, और अच्छा मोमेंटम भी बन गया। ठीक है, सिडनी के मैच में जाएंगे तो जरा सा कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे, प्लेयर्स तो चलो अब जरा सा रिदम में आ ही गए हैं। ठीक है, आ, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा, थोड़ा सा पता नहीं है किसी ने नोटिस किया हो या ना किया हो, आज मुझे मिचेल स्टार्क थोड़ा थका हुआ लगा। मुझे लगा कि यार बस हो गई उसकी यार, 4 टेस्ट मैच हो गए भाई, थोड़ा रेस्ट दो, इतनी इतनी क्रिकेट खिला रहे हो, 36 साल का प्लेयर है वो। खैर चलो, फिर भी मैं ये कहता हूँ कि वो अपने मुल्क को प्रायोरिटी दे रहा है, बिग बैश नहीं खेल रहा, एशेज जीत गए हैं उसके बावजूद रन कर रहा है, तो अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस दे रहा है। अच्छा, उसके बाद भाई हमारी जो क्रिकेट है उसमें भाई एक बहुत बड़ी चीज़ बनी हुई है कि हमारे बॉलर्स जो हमारे बैट्समैन जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे, बॉलर्स परफॉर्म नहीं कर रहे। शाहिन शाह अफरीदी इंजर्ड हो गए, क्या होगा इन सब चीज़ों में। पहले तो डिस्कस कर लेते हैं शाहिन शाह अफरीदी की इंजरी। देखो, शाहिन शाह अफरीदी अगर इंजर्ड हो गया है तो आपने एक बहुत अच्छा काम ये किया था कि आपने सलमान मिर्ज़ा को गेम टाइम दे दिया था। अब ये जिसने भी किया था, चाहे वो अ, जो है वो अ, हमारा कोच था माइक हैसन, या वो आकिब जावेद थे, ये जो भी था पीछे से, इट वॉज अ मास्टर मूव, और वो बहुत अच्छी चीज़ थी। और उसी की वजह से अभी आपके पास ये लेवरेज बाकी है कि अल्लाह ना करे, अगर शाहिन शाह अफरीदी की इंजरी बरकरार रहती है या कोई वर्स हो जाती है या बढ़ जाती है या इसको रेस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आपके पास पीछे एक बॉलर तैयार है। साउथ अफ्रीका की सीरीज जीती है उस बॉलर पे, आपने श्रीलंका के खिलाफ अच्छी बॉलिंग कराई है सलमान मिर्जा से, तो वो रेडी है। दूसरा, आपके पास मोहम्मद वसीम भी पड़ा हुआ है, मोहम्मद वसीम जूनियर, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास बॉलर्स की कोई कमी है, आपने सबको गेम टाइम दिया है। और यही एक अच्छी टीम की निशानी होती है कि आप सबको गेम टाइम देते हुए चलें। शाहिन शाह अफरीदी इंजर्ड हो गया है, इस पर पूरा पाकिस्तान यूँ चीख रहा है जैसे पता नहीं हम वर्ल्ड कप हार गए। भाई उसके होते हुए कौन सा जीत जाते थे, तो इतना भी वो छोड़ ना डालो। ठीक है, हाँ हमें भी अफसोस है, वो होना चाहिए था वर्ल्ड कप में, लेकिन कभी कभी चीज़ें जो है वो देखो अभी अच्छी भी हो जाती हैं, ड्रेसिंग एंड डिस्गाइज भी हो सकता है ये। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा हो गया है कि हम सेम पैटर्न के बॉलर्स, सेम स्टाइल ऑफ बॉलर्स या सेम बॉलर्स जो है वो इंडिया को थ्रो कर रहे हैं हर बार, तो कहीं ना कहीं हमारा बॉलिंग अटैक प्रिडिक्टेबल हो गया। शाहिन शाह अफरीदी को कैसे खेला जाएगा, ये इंडिया पहले से प्लान करके आ जाता है। अब बहुत बॉलर बैट्समैनों ने खेल लिया ना, और रोहित शर्मा ने खेल लिया हुआ है, विराट कोहली ने खेला हुआ है, अब अभिषेक शर्मा ने 3 बार खेल लिया है, तो उसके बाद शुभमन गिल ने बहुत अच्छा मारा था शाहिन शाह अफरीदी को, तो हम उनके बॉलर बैट्समैनों को कहीं ना कहीं, शुभमन गिल तो खैर अब नहीं है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि उनके बॉल बैट्समैनों को कहीं ना कहीं वो चैलेंज प्रेडिक्टेबल हो गया है कि यार अब ये आएगा, ये बॉल अंदर करेगा, इतना पेस है, इसको यूं खेलना है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो, और हो सकता है आपको सलमान मिर्जा को देना पड़ जाए मौका। मैं भी फिर ये कहता हूँ कि यार शाहिन शाह अफरीदी को ही मिलना चाहिए, और शाहिन शाह अफरीदी को सही रिकवर कराना चाहिए इससे,
पहली ऑप्शन शाहीन शाह अफरीदी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, इस पे इतना घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास बेंच के बॉलर्स बने हैं। ये उस टीम को घबराना चाहिए जिसके बेंच के बॉलर्स खराब हो जाएं। और दूसरा ये है कि भाई मैच के दौरान इंजरी हो गई, तो भाई मैच के दौरान तो इंजरी होनी है, मैच खेलते हैं तो इंजरी तो किसी को भी हो सकती है। साइम अयूब इंजर्ड हो गया था चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, हो जाता है। तो इसमें कोई वो नहीं है, मैचेस खेलेंगे तो इंजर्ड तो होंगे, तो ये तो चलता रहता है बैट्समैनों का। हाँ, ये था कि अगर कोई ऐसी चीज थी जो कि शाहीन शाह अफरीदी को ट्रबल कर रही थी या कोई, तो फिर किसी किसी को, उसके कोचेस को या उसके ट्रेनर्स को या पाकिस्तान के जो फिजियोज हैं उनको कहीं ना कहीं कॉल लेनी चाहिए थी कि भाई मत खेल बीबीएल, ब्रेक ले, तुझे 1 महीने की ब्रेक की जरूरत है। तो अगर प्लेयर को भी समझ नहीं है, प्लेयर भी बेवकूफ है और उसके आसपास लोग भी बेवकूफ हैं और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि इस बंदे को रेस्ट की जरूरत है, उसे भेज दिया जा भाई, इतनी हाई इंटेंसिटी लीग में घुस जा, तो लोगों की भी गलती जो उसके आसपास हैं जिन्होंने जज नहीं किया, जो उसी के मर्जियों पर चलते हैं जी, थोड़ा सा पैसा ज्यादा आ जाएगा तो चलो। टैलेंट मैनेजमेंट तो हमारे कभी से नहीं, कभी भी नहीं रही ना। तो वो भी गलती पे है और शाहीन शाह अफरीदी खुद भी गलती पे है। सबसे बड़ा डॉक्टर तो बंदा अपना खुद बन जाता है यार, इतनी बड़ी इंजरी से वापस आता है तो उसे खुद पता चल जाता है कि यार मैं कितना और दे सकता हूँ आगे। अगर उसको ऐसा लग रहा था कि मैं बीबीएल में खेलूंगा, कोई प्रॉब्लम हो सकती है या मैं वर्नरेबल फील कर रहा हूँ या मुझे रेस्ट की जरूरत है, तो भाई आप बीबीएल अवॉइड करते, आपके सामने वर्ल्ड कप खड़ा था, क्या जरूरत थी बीबीएल में जाने की। तो बस यही मिसमैनेजमेंट्स हैं जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने वर्ल्ड कप हमेशा से खराब करते आए हैं, और अल्लाह ना करे इस बार भी खराब ना हो जाए। लेकिन मैं फिर भी ये बात बोलूंगा कि हमें इस हद तक इसलिए इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास बैकअप है। अल्लाह करे कि ये जल्दी फिट हो और पाकिस्तान टीम के लिए अवेलेबल हो, कोई इतनी बड़ी इंजरी ना हो। 40, मेरे ख्याल 48 घंटे में बताएंगे कि क्या हुआ है। आई होप कि बड़ा कोई काम ना हो, लेकिन अगर कोई बड़ी चीज़ निकली तो फिर हमें अपने ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा, और वो मेरा ख्याल है फिर वो ऑप्शन आपको श्रीलंका से ही डाल देने चाहिए। तो ये अगले जो 48 घंटे हैं ये बड़े क्रूशल हैं पाकिस्तान के लिए, गिवन के ये जो हो गया है शाहीन शाह अफरीदी के साथ। खैर ये एक चीज़ है। दूसरी ये कि लोगों को बड़ी तशवीश लगी है कि जी बीबीएल में, बीपीएल में जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही है उसमें, और आईएल टी20 में हमारे प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान के सारे तकरीबन प्लेयर्स जो हैं अभी खेल रहे हैं लीग्स, तो क्या करें उसका, फिर क्या मतलब है कि लोगों को तशवीश है कि जिनकी जो फॉर्म नहीं लगी हुई, ये नहीं लगी हुई, वो नहीं लगी हुई। यार देखो, अब मैं ये कहता हूँ कि इन इन लीग्स को ना, ठीक है अगर कोई रन कर दे बहुत अच्छी बात है, उसके अपने लिए अच्छा है, फॉर्म्स के लिए अच्छा है, आगे पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए अच्छा है। लेकिन अगर कोई रन नहीं कर रहा ना, तो मैं तो भाई इंटरनेशनल परफॉर्मेंस से चलूंगा। मैं इन लीग्स को इतना वैल्यू नहीं दूंगा जिसकी बेसिस पे जो है वो आप प्लेयर को ही क्वेश्चन मार्क कर दो। बाबर की अगर फॉर्म पाकिस्तान की टीम से लगी हुई थी और बीबीएल में फेल हो रही है, ठीक है, तो मुझे बीबीएल से कोई लेना देना नहीं है। रन करेगा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर रहा तो मैं इतनी परेशानी नहीं लूंगा भाई। क्यों नहीं लूंगा परेशानी, इसको जरा सा ना लॉजिक से समझना। मैं कोई बाबर आजम का फेवर नहीं करता, मुझे पसंद भी नहीं है, इतना साफ सी बात है बाबर आजम। मुझे मैच विनर प्लेयर अच्छे लगते हैं, वो उस टाइप का प्लेयर नहीं है कि मैं उसको मैच विनर बोलूँ। वो एक गुड प्लेयर है, एक्सीलेंट प्लेयर है, मैच विनर इतना अच्छा नहीं है वो। तो मैं उसको पर्सनली को इतना लाइक नहीं करता हूँ बाबर आजम को, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि आप लीग्स की परफॉर्मेंस की बेसिस पे प्लेयर्स, अपनी जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है ना, उसमें से जो प्लेयर्स हैं उनको क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल मैं दो दे देता हूँ, दो एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। ग्लेन मैक्सवेल मेलबर्न स्टार से खेल रहा है, कोई भी ऐसी खातिर ख्वाह नोटेबल परफॉर्मेंस नहीं दी है उसने, ठीक है। क्या ऑस्ट्रेलिया कभी ये गलती करेगा कि उसे बिठा दे क्योंकि उसने बीबीएल में अच्छा नहीं खेला? कभी ऐसी गलती कर सकता है ऑस्ट्रेलिया? भाई वो इंटरनेशनल लेवल पे प्रूवन प्लेयर है। तो जो आपके प्लेयर, एक और मिसाल दे देता हूँ, हार्दिक पांड्या को ले लो। अज्यूम कर लो कि अभी आईपीएल हो रही होती और वो आईपीएल में फेल हो जाए, तो क्या इंडिया की टीम उसको बाहर बिठा देगी क्योंकि आपने आईपीएल में अच्छा नहीं किया? ऐसा नहीं होगा।
विराट कोहली अगर आईपीएल में फेल हो जाए तो क्या इंडिया की टीम बिठा देगी उसे कि जो आपने आईपीएल में अच्छा नहीं किया? डजंट वर्क लाइक दिस। आपको ये समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल परफॉर्मर या इंटरनेशनल प्लेयर की परफॉर्मेंसेस इंटरनेशनल से मैच की जाती हैं। अगर वो अगर वो लीग्स में अच्छा कर रहा है, गुड फॉर हिम। लेकिन अगर वो लीग्स में अच्छा नहीं कर रहा, दैट डजंट मीन कि वो आपके स्क्वाड में कहीं अफेक्ट हो जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट की इंटेंसिटी डिफरेंट है, लीग्स की इंटेंसिटी डिफरेंट है। आप जब लीग्स में खेलते हो तो ज़रा ओपन माइंड से खेलते हो, खुला खेलते हो, ठीक है ना? क्योंकि आपने वहाँ लोगों को वो देना है जिसकी वजह से आपको उन्होंने पिक किया है। आप छक्के अच्छे मारते हो, आप चौके अच्छे मारते हो, लोगों को आपने देना है वो। आप जो भी चीज़ अच्छी करते हो, फील्डिंग अच्छी करते हो या जो भी, तो लोग वो देखने आए हैं, उसके लिए पैसे दिए गए हैं आपको। जब इंटरनेशनल लेवल पे आप पाकिस्तान को या अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, वहाँ आपने लोगों को ये थिएट्रिक्स नहीं देने होते। वहाँ पर आपने लोगों अपनी टीम को जितवाना होता है, परफॉर्मेंस देनी होती है ताकि टीम जीते, ठीक है? कंट्री का नाम जो है वो ऊपर हो। तो वो जो प्रेशर है वो डिफरेंट है। तो लीग की परफॉर्मेंस अच्छी बुरी हो सकती है, दैट डजंट अफेक्ट योर 15। ये मैं बता दूं। अब ये बात करना है कि जी बाबर आजम रन नहीं कर रहा, फखर जमान रन नहीं कर रहा, साहबजादा रन नहीं कर रहा, साइम रन नहीं कर रहा। भाई यार, अब थोड़ा सा अकल के नाखून लो। अगर फखर जमान रन नहीं कर रहा आईपीएल टी20 में, तो इसका मतलब ये है कि उसकी पाकिस्तान टी20 में जगह नहीं बनती? रबिश तरीन बात है ये, रबिश बात है। तो इस बात को जरा समझो, इस तरह नहीं होता। ये लीग्स में अच्छा करते हैं, वेरी गुड, लेकिन आपके जो इंटरनेशनल टीम का स्क्वाड है वो 90 टू 95% सेट हो चुका है भाई। थोड़ा बहुत प्लेयर आगे पीछे होंगे, अभी शायद मैंने सुना है दानियाल अहमद दानियाल को मौका दे रहे हैं, शायद मां सदाकत को भी देंगे। कब देंगे ऐसे मैं ये सोच रहा था, सारे तो बीपीएल में। तो खैर बहरहाल वो उनको मौका देंगे, अहमद दानियाल, मां सदाकत, इनको दे रहे हैं मौका। तो अब ये लड़के भी जो हैं वो कंटेंशन में हैं, वो पाकिस्तान टीम में आगे खेलेंगे, ठीक है? लेकिन इसके अलावा आपका जो 90 से 95% स्क्वाड है, या शादाब खान शायद अंदर आ जाएगा, इसके अलावा तो आपका 90-95% स्क्वाड सेट हुआ हुआ है। सलमान अली आगा ने पहले कह दिया था कि जो यही स्क्वाड है भाई, प्रीटी मच यही होगा जो हम वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे। तो अब इस चीज़ पे क्वेश्चन उठाना कि जो है वो पाकिस्तान टीम में जो है वो ये कैसे परफॉर्म करेंगे, भाई पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस होती है। वहाँ पर एक डिफरेंट प्रेशर होता है, डिफरेंट तरीका होता है खेलने का। जिस तरीके से बल्ला साइम अयूब बीपीएल में घुमा रहा है, मैं देख रहा था, इस तरीके से बल्ला नहीं घुमा सकता वो किसी पाकिस्तान टीम के लिए। वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वहाँ रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। मैंने अभी जैसे ग्लेन मैक्सवेल की मिसाल दी है, ग्लेन मैक्सवेल कभी बाहर होगा टी20 से ऑस्ट्रेलिया की? कभी भी बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि वो फेल हो गया जी बिग बिग बैश में। स्टूपिड रीजन है। तो इतना परेशान होने की बात नहीं है, यस कंसर्निंग हो सकता है, लेकिन अब तो भाई यही है जो है। कितने लोगों को बाहर करोगे टीम से अगर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस देखो? और दूसरी बात ये कि इसको भी समझो कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग कौन सा कोई पैमाना है अच्छे प्लेयर निकालने का? बांग्लादेश प्रीमियर लीग से अपने प्लेयर नहीं निकलते, उनसे अपनी 11 सही नहीं बन रही, तो वो हमारी 11 का फैसला करेंगे? ये एग्जीबिशन वाली क्रिकेट है, ठीक है ना? एक्साइटमेंट वाली क्रिकेट है, अपने आप को एक्सप्रेस करने वाली क्रिकेट है विदाउट प्रेशर। तो इसको भाई अपनी पाकिस्तान टीम वाली क्रिकेट से कंपेयर नहीं करो। और वहाँ की बीबीएल की पिचेस श्रीलंका से मेल नहीं खाती। बांग्लादेश की पिचेस कभी अच्छे प्लेयर निकालने के लायक नहीं रही। तो इन पिचेस को इतना सीरियस भी मत लो भाई। जब बड़ा कोई टूर्नामेंट होगा तब देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में और उसमें। अभी इन पिचेस से श्रीलंका का कोई रेलेवेंस नहीं है। श्रीलंका में वर्ल्ड कप लगा हुआ है, श्रीलंका में अलग तरीके की विकेट्स होती हैं, हाँ स्पिन वगैरह का होता है हिसाब किताब, लेकिन बीपीएल इज अ नॉन सीरियस लीग। वो एक्सप्रेसिव लीग है बिल्कुल। अगर तो सीरियस इतनी होती या कोई इतना ही बड़ी कोई लीग होती, तो भाई सबसे पहले तो अपने लिए प्लेयर निकालती ना। तो हमारे लिए प्लेयर थोड़ी, हमें परफॉर्मेंस वहां पे करने या ना करने में थोड़ी परेशान होना चाहिए। कोई परफॉर्मेंस कर जाता है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, नोटिस हो जाएगा। लेकिन नहीं कर रहा, तो हमारा स्क्वाड सेट है।
हमें उसी हिसाब से जाना पड़ेगा। तो इस पे इतना परेशानी की कोई बात नहीं है। तो मुझे बस यही बात कहनी थी कि लोग बड़ा इसको डिस्कस कर रहे थे कि ओहो जी हमारे तो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करे होंगे। अब बाय प्रोसेस यही टीम है भाई, यू हैव टू गो विद दिस टीम। अच्छी लगे बुरी लगे, अच्छा करे बुरा करे, जब आपने 8 महीने एक टीम खिलाई है, तो अब एक बीबीएल और एक बांग्लादेश प्रीमियर लीग, इन पे बाहर कर दोगे प्लेयर? मेक्स नो सेंस। तो अब जो हमने 7-8 महीने का प्रोसेस बना के टीम निकाल दी है बाहर, ठीक है ना, अब यही जाती है। अब इसी को बैक करो, इसी को सपोर्ट करो, और दुआ करो कि भाई यही अच्छा करे। प्रोसेस तो यही कहता है। लेकिन आपने कोई झटका मारना है, एकदम से लोगों को करंट देना है कि मैंने ये वाला प्लेयर अंदर डाल दिया टीम के, फलाने को खींच के बाहर निकाल दिया, ये अगर करना है तो फिर ये तो हम हमेशा से करते आए हैं, और इसका नुकसान भी हर हर वर्ल्ड कप में उठाते हैं, तो इस बार भी कर लेके देख लेना। बाय प्रोसेस तो यही बनता है भाई, जो है। इक्का दुक्का कोई चेंज हो तो हो, वरना यही टीम बनती है आपकी। तो ये है बस आज की वीडियो। वीडियो को लाइक कर लिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।